उसके बाद आरव ने उस शिप के चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी थोड़ी देर बाद उसे किसी से बात करने की आवाज सुनाई दी। वो उस डायरेक्शन में बढ़ा। वहां जाकर उसने देखा कि 2 यंग लड़के खाना खा रहे थे और उनके हाथ में बियर के बॉटल्स भी थे। उन्होंने वहां जैसे ही आरव को देखा तो वो हंसने लगे। इसकी हालत तो देखो, ना कपड़े हैं ना फैमिली है। ब्रदर, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हो। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। उनकी बातें सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आया। एक तो ऑलरेडी वो बिना शर्ट के घूम रहा था, साथ ही उसका बेल्ट और वॉलेट भी चुरा लिया गया था। ऊपर से उसे अदिति और उसकी माँ की कोई खबर नहीं मिल रही थी। वो सीधा उन दोनों के पास गया और उन पर अटैक कर दिया। एक को उसने 2 घूंसे मारकर गिरा दिया तो दूसरे को पैर से किक मारी। क्योंकि आरव फिजिकली बहुत पावरफुल था, इसलिए वो दोनों आरव का मुकाबला कर पाने में केपेबल नहीं थे। उन दोनों ने जब आरव को फाइट करते हुए देखा तो उन्होंने आरव के पैर पकड़ लिए और अपनी जान की भीख मांगने लगे। तभी आरव बोला, मैं तुम दोनों को एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम मेरे सवालों के सही सही जवाब दे दोगे। वो दोनों आरव से बहुत डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया। तभी आरव ने पूछा, मुझे बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। आरव का सवाल सुनकर पहले तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और फिर एक ने कहा, हमें सच में नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। आरव ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वो गिर पड़ा। आरव बहुत गुस्से में दिख रहा था। अब आरव ने दूसरे लड़के से पूछा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो आई होप कि मेरे सवाल का जवाब दोगे। बताओ कि तुम्हारा बॉस कौन है। आरव के सवाल पर वो एकदम चुप था। फिर जैसे ही आरव ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, उसने आरव के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। हमें सच में कुछ नहीं पता, हम तो बस पैसों के लिए काम कर रहे हैं। हमें ऊपर से जो ऑर्डर्स मिलते हैं हम बस वो कर देते हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं बताया जाता। आरव को समझ आ गया था कि वो दोनों यूजलेस थे, उन्हें वाकई कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वो उनसे कुछ हेल्प तो ले ही सकता था। चलो तुम मुझे अपनी शर्ट दो और तुम मुझे अपनी बेल्ट दो। उनका शर्ट और बेल्ट पहनने के बाद आरव ने कहा, अब मुझे बताओ कि कितने पैसों में तुम दोनों ये काम कर रहे हो। हमें डेली 20-20 हजार रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें डेली के 2-2 लाख रुपए दूंगा। आखिरकार वो दोनों बस छोटे मोटे गुंडे थे। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे आरव उनसे झूठ बोल रहा है। तभी आरव ने कहा, मुझे पता है तुम लोग सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम लोगों ने फिनिक्स लाइव स्ट्रीम का नाम तो सुना है, या फिर रंग महल हॉलीडे का। मैं इन कंपनियों का बॉस हूँ। उन दोनों ने रंग महल हॉलीडे का नाम सुन रखा था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही रंग महल हॉलीडे न्यूज चैनल्स में भी आई थी। तभी उनमें से एक ने कहा, अब समझ आया कि तुम्हारी वाइफ और मदर को क्यों किडनैप किया गया है। तुम इतने पैसे वाले हो इसलिए। देखो, तुम भी मेरी तरह पैसे वाले बन सकते हो अगर मेरी हेल्प कर दो तो। मुझे बस एक मोबाइल फोन चाहिए। देखो, तुम चाहो तो चेक कर लो, लेकिन हमारे पास भी मोबाइल नहीं है। इस शिप में छोड़ने से पहले ही हमसे भी मोबाइल ले लिया गया था। अब तो वो दोनों वाकई आरव के किसी काम के नहीं थे कि तभी उनकी शिप के बगल में एक और बहुत बड़ी शिप आई। कुछ बहुत खतरनाक लोग अपने कंधे पर बंदूक टांगे आरव की शिप में आए और जोर जोर से बोलने लगे, आरव अंबानी कौन है? कौन है यहाँ आरव अंबानी? उसके बाद वे लोग आरव और उन 2 लड़कों के करीब पहुंचे और बोले, तुम तीनों में से आरव अंबानी कौन है? मैं हूँ आरव अंबानी। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम अपनी वाइफ और मदर को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। आरव ने देखा कि वो उन लोगों से फाइट नहीं कर सकता था। एक तो वो बहुत सारे लोग थे और दूसरा उनके पास बड़ी बड़ी गन्स थी। वो चुपचाप उनके शिप में चला गया और फिर वो शिप समुद्र के बीचों बीच चल पड़ी। इधर हनुमा ने आरव की लोकेशन पूरी तरह से खो दी थी। उसने जल्दीबाजी में रीना को कॉल किया और बोला, हेलो रीना, मिस्टर अंबानी कहाँ गए? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने उनकी लोकेशन पूरी तरह से खो दी है, प्लीज कुछ करो। हनुमा को घबराया हुआ देख रीना भी घबरा गई। फिर वो बोली, लेकिन जाने से पहले सर ने मुझे किसी आदमी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी लोकेशन ना मिले तो मैं होटल सिम्बा में रुके हुए उस आदमी से कांटेक्ट करूं। उसके बाद फोन कट करके रीना तुरंत होटल सिम्बा पहुंची और उस आदमी के रूम की डोरबेल बजाई। उसने जैसे ही डोर ओपन किया, रीना ने हांफते हुए कहा, क्या आप आरव अंबानी को जानते हैं? यस, आरव मेरे बॉस के बेटे हैं और मैं यहाँ उनके लिए ही बैठा हूँ। बताइए, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या?
एक्चुअली हमारी टीम आरव सर की लोकेशन खो चुकी है। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ गए। प्लीज हेल्प अस। उसके बाद उसने अपने सिस्टम में देखा और बोला, ये तो समुद्र के बीचों बीच है। तो क्या उन्हें बचाने के लिए हमें एक टीम भेजनी चाहिए? लेकिन कैसे भेज सकते हैं हम टीम? एक तो ये गहरे समुद्र के बीचों बीच है और दूसरा कि ये लगातार मूव कर रहे हैं। उसके बाद अचानक उसका सिस्टम ब्लिंक करने लगा और उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। ये क्या? आरव सर की लोकेशन शो नहीं बंद हो गई। ऐसा लगता है कि उन्होंने सर की बॉडी में छिपे माइक्रो जीपीएस को भी डिटेक्ट कर लिया है। ये सुनकर तो रीना के जैसे होश ही उड़ गए। अब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। वो परेशान होकर बोली, सर ठीक तो होंगे ना? उनकी लोकेशन शो ना होने के दो ही रीजन हो सकते हैं। एक तो उनका जीपीएस पकड़ लिया गया हो और दूसरा या तो उन्हें मार दिया गया हो और गहरे समुद्र में फेंक दिया हो। रीना के लिए ये सब सुनना बहुत मुश्किल था। उसने मन ही मन कहा, प्लीज गॉड, आरव सर जहाँ भी हो बस उन्हें ठीक रखना। वहीं आरव का शिप अब एक ऐसी जगह पहुंच रहा था जहां का वेदर बहुत कोल्ड था। आरव को बहुत ठंड लग रही थी। उसे शिप में एक रूम में बंद करके रखा गया था। ठंड की वजह से आरव रूम के अंदर से चिल्लाया, हेलो, कोई है यहाँ? यहाँ बहुत ठंड है, हम कहाँ जा रहे हैं? तभी एक आदमी ने उसके रूम का गेट ओपन किया और गुस्से में बोला, इतना शोर क्यों मचा रहा है? हम बस पहुंच ही गए, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और फिर उनकी शिप एक जगह पर रुकी। फिर कार से बैठकर उसे एक बहुत बड़े विला में लाया गया। जैसे ही आरव विला में एंटर हुआ, पीछे से एक फैमिलियर सी आवाज आई, कैसे हो आरव? आखिर तुम आ ही गए। आरव ने पीछे देखा तो विहान खड़ा था और उसके फेस में विक्ट्री वाली एक स्माइल थी। उसे देखकर आरव बोला, विहान, मुझे पहले से ही पता था कि इन सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। विहान जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आरव, वैसे तो मैं तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी तुम मुझे बहुत बेवकूफ लगते हो। तुम्हें पता था कि एक ट्रैप है, उसके बावजूद तुम अपनी जान गंवाने यहाँ चले आए। वो भी किसके लिए? एक जिसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है और दूसरी जिसने कभी माँ होने का अपना फर्ज तक नहीं निभाया। देखो विहान, वो लोग मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, जो भी करना है मेरे साथ करो। उन दोनों को छोड़ दो। तुम मुझे बताओ कि उन दोनों के अलावा तुम्हारी क्या डिमांड्स हैं? आरव का मन हो रहा था कि वो अभी विहान को जान से मार दे, लेकिन उसके हाथ अभी बंधे हुए थे। वो गुस्से में विहान को देख रहा था और मन ही मन अदिति के बारे में सोच रहा था। सामने बैठा विहान बहुत ही आराम से चिकन खाने में मस्त था। आरव, तुम मुझसे समझौता करने आए हो ना? लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है। देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ भीख मांगने आए हो। विहान, मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया। अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे बता दो अदिति और मॉम कहाँ हैं। आरव का गुस्से वाला चेहरा देखकर विहान ने हाथ में उठाया निवाला नीचे रख दिया और गुस्से में आरव को देखने लगा। तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? तुम्हारे इस ना झुकने वाले रवैये से। मैंने उन्हें पकड़ने के लिए इतनी मेहनत की और तुम चाहते हो कि मैं इतनी आसानी से उन्हें जाने दूं? विहान गुस्से में आरव को बिना पलक झपकाए देख रहा था और आरव भी विहान को गुस्से में घूर रहा था। और फिर आरव ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। तभी अचानक विहान हंसने लगा। अरे तुम तो गुस्सा हो गए आरव। चलो एक काम करो, तुम मेरे सामने घुटने पर बैठकर भीख मांगो। अपनी फैमिली के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। आरव समझ गया था विहान उसे जलील करना चाहता था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। विहान, बच्चों की तरह बातें करना बंद करो, ये मजाक का टाइम नहीं है। विहान ने जैसे ही आरव की बात सुनी, उसने जोर से टेबल पर अपने दोनों हाथ दे मारे और खाने की प्लेट उठाकर दूर दीवार पर फेंक दी। तुम मेरी बात को सीरियसली लो, नहीं तो वहां वो दोनों अपनी लाइफ से हाथ धो बैठेंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मेरे सामने घुटने टेकते हो या? इतना बोलकर विहान ने पास में रखा फोन उठाया और अपने आदमी को कॉल करके अदिति और अमृता को मारने के लिए बोलने लगा था। तभी आरव ने तेज आवाज में उसे रोकने के लिए कहा, मैं घुटने टेकूंगा। आरव विहान के करीब आया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया था। आरव को घुटने के बल बैठा देख विहान जोर जोर से हंसने लगा था। उसने अपना फोन निकाला और आरव की वीडियो बनाने लगा। यार आज तो मजा ही आ गया।
आरव अंबानी मेरे सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांग रहा है। इसे तो जल्दी से फोन में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। विहान, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, मुझे अदिति और मॉम से मिलने दो। आरव के अंदर गुस्सा था, लेकिन वो उस गुस्से को पी गया था। उसने अपनी फैमिली के लिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे रख दिया था। क्या कहा? यार तेज बोलो, वीडियो में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। विहान जानबूझकर आरव को उकसा रहा था। आरव को अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में किसी ने 1000 वॉट का करंट दौड़ा दिया हो। आरव ने आंखें बंद की और एक बार फिर से विहान के सामने अदिति और अमृता से मिलने की भीख मांगी। फिर विहान ने हंसते हुए फोन की रिकॉर्डिंग बंद की और वीडियो कॉलिंग स्टार्ट की। अब तुम इतने दिल से बोल रहे हो तो मेरा दिल भी पिघल गया। मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। वीडियो कॉल पर अपने आदमी को विहान ने फोन अदिति और अमृता की तरफ घुमाने का इशारा किया। वीडियो कॉलिंग पर अदिति और अमृता दिख रहे थे। वो दोनों एक सफेद बर्फ की दीवार से घिरी हुई थी। उनके पास एक ही कंबल था और वो ठंड से कांपते हुए एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे। ये देखते ही आरव की आंखें बड़ी हो गई। अदिति, मॉम। इतना कहते ही आरव खड़ा होकर फोन की तरफ आगे बढ़ा। तभी विहान ने फोन आरव से दूर कर दिया था और पास में खड़े 2 गार्ड्स ने आरव को पकड़ा और डिनर टेबल पर उसका सर झुका दिया ताकि वो हिलडुल ना सके। अरे रे 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 रे, बेचारे आरव के अंदर का प्यार जाग गया। चिंता मत करो, वो लोग भी तुम्हें देख सकते हैं। आरव की आवाज सुनते ही अदिति और अमृता का ध्यान फोन स्क्रीन पर गया। आरव को देखते ही उन दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और आंखों में आंसू भी थे। आरव, मेरे बेटे को छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। आरव को गार्ड्स ने पकड़ रखा था, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी थी। अदिति, मॉम, डरना मत, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। मेरा इंतजार करना। अदिति, आई लव। इससे पहले आरव पूरी बात कहता विहान ने फोन कट कर दिया था। फिर वही आई लव यू टू। अरे इससे आगे बढ़ो यार, अभी वो दोनों जिंदा हैं। ना जाने कितने दिन तक वो दोनों जिंदा रह पाएंगी। हाँ, पहले उनका खून जमेगा, फिर उनकी दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब आरव को गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी पूरी ताकत से उन दोनों गार्ड्स को खुद से दूर किया और सीधे विहान की कॉलर पकड़ ली। विहान, तू बहुत ही गिरा हुआ और कमीना इंसान है। अदिति प्रेग्नेंट है, कम से कम उस आने वाले बच्चे के बारे में सोच। वो दोनों गार्ड्स भाग कर आए और आरव को विहान से दूर करने लगे, लेकिन विहान ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया था। आरव उसकी कॉलर पकड़े हुए था और विहान उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता हो कि आरव कुछ भी नहीं करेगा। आरव, जैसे जैसे तुम्हारा गुस्सा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी खुशी बढ़ती जाएगी। 20 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, आज वो दिन आ गया। तुम ये मत भूलो कि वो दोनों वहां तुम्हारी वजह से हैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार उनके बारे में सोच लेना। विहान ने धीरे से आरव के दोनों हाथ पकड़े और अपने कॉलर से हटा दिए। आरव ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, जैसे अब वो विहान के काबू में आ चुका हो। एक डील करते हैं, अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया तो मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। सारी प्रॉपर्टी? तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी पैसे नहीं देखे? तुम सोच रहे हो कि मैं ये सब कुछ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ? इंसान दरिंदा तब बनता है जब उसे मौत के खेल में मजा आने लग जाए। उसे किसी भी चीज की चाह दिखाकर भटकाया भी न जा सके। और आरव ने विहान की हंसी में उसी दरिंदगी को महसूस किया था। उसने तुरंत ही विहान के सामने हाथ जोड़े। विहान, उन्हें छोड़ दो, फिर तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। विहान स्माइल करते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया और आरव को अपने जूते दिखाते हुए दोनों पैर टेबल के ऊपर रख दिए। ठीक है, तुम इतना कह ही रहे हो तो चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा। गेम? कैसा गेम? अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करते हुए। जहां वो दोनों कैद हैं, मैं तुम्हें वहां का पता बता सकता हूँ। उनके जमने से पहले अगर तुमने उन्हें ढूंढ लिया तो तुम जीत जाओगे। विहान ने जितने नॉर्मल वे में कहा था, आरव ये तो समझ गया था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला था। फिर विहान ने हल्की स्माइल हंसते हुए आरव की तरफ देखा और मोबाइल में एक मैप ओपन किया और आरव को दिखाने लगा। इस खेल का नाम है विंटर हंट। तुम्हें स्पीटी वैली में छोड़ा जाएगा और ठीक 1 घंटे बाद अपने खूंखार किलर्स को तुम्हारा शिकार करने भेजूंगा। तुम्हें उन किलर्स से अपनी जान बचानी है और उन दोनों को ढूंढना है। बताओ कैसा लगा ये गेम? ये सुनते ही आरव के रिएक्शन चेंज हो गए थे। उसकी धड़कन तेज हो गई थी।
ये लड़ाई आर या पार की थी। अब सब कुछ आरव पर डिपेंड था। आरव समझ नहीं पा रहा था कि इतनी ठंड की जगह पर वो कैसे खुद को बचा पाएगा। आरव, खेल जब तक मौत का ना हो उसमें मजा नहीं आता। वहां स्पीटी वैली में तुम मरोगे और उस बर्फ की दीवार के अंदर वो दोनों। आई लव दिस गेम। ये बोलकर विहान ने अपने दोनों हाथ फैलाए और सर ऊपर कर लिए, जैसे वो सबसे पावरफुल इंसान बन गया हो। फिर विहान ने आरव के चेहरे को देखा और उसे एक ऑप्शन दिया। अगर वो इस गेम को खेलेगा और चाहे वो जीते या हारे, वो उन दोनों में से एक को छोड़ देगा। लेकिन अगर आरव ने उन्हें ढूंढ लिया तो विहान दोनों को छोड़ देगा। उन दोनों में से किसको बचाना है इसका फैसला मैं कर सकता हूँ क्या? सॉरी आरव, यह ऑप्शन गेम में नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं कि तुम दोनों में से किसी को जिंदा छोड़ोगी भी या नहीं? भरोसा मेरे भाई, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? देखो, मैंने अभी तक तुम्हारे लिए उन्हें जिंदा रखा है ना, आगे भी उनका ख्याल रखूंगा, पक्का, प्रॉमिस। आरव ने एक लंबी सांस ली। उसे विहान की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अब अदिति और अमृता को बचाने के लिए आरव का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। उसने विहान की तरफ देखा। उस स्पीटी वैली के कोल्ड डेजर्ट में मैं इस तरह जाऊंगा तो तुरंत ही मर जाऊंगा। क्या तुम मुझे कुछ गर्म थर्मल कपड़े दे सकते हो? सही कहा, मैं नहीं चाहता कि खेल जल्दी खत्म हो, फिर मैं पूरे दिन बोर हो जाऊंगा। विहान जल्द ही इस खेल को शुरू करना चाहता था। उसके लिए ये गेम एक हिरन के पीछे भागते शेर की तरह था। वो देखना चाहता था कि हिरन को सारे शेर कैसे मारेंगे। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अब एक मौत का खेल शुरू होने वाला था, जिसका एंड क्या होगा ये आरव भी नहीं जानता था। विहान ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और आरव को ले जाने के लिए कहा। वो लोग समझ गए थे कि आरव के साथ क्या करना था। आरव, हमें कभी साथ बैठने का मौका ही नहीं मिला, और क्या पता अब आगे मिलेगा भी या नहीं। विहान उसका टाइम वेस्ट करना चाहता था और आरव अपना टाइम सेव करना चाहता था। वो ऐसे सिचुएशन में था, ना ही हाँ कह पा रहा था और ना ही ना। विहान के साथ बैठकर उसने जल्दी से खाना खाया और वाइन के ग्लास को एक बार में ही फिनिश कर दिया और तुरंत खड़ा हो गया। ओके रन, अब मुझे जल्दी से वहां भेज दो। विहान स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख ही रहा था, तभी एक गार्ड ने आरव को रेड थर्मल सूट ला कर दिया। आरव ने पूरा सूट पहन लिया, लेकिन अपने जूते चेंज नहीं कर रहा था। फिर गार्ड ने जबरदस्ती उसके दोनों जूते निकाले और जब चेक किया तो उसमें लोकेशन ट्रैकर लगा हुआ था। ट्रैकर निकालते ही गार्ड ने उसके पेट में जोर से पंच मारा। आरव को ऐसा लगा जैसे उसकी अतड़ियां बाहर निकल आई हो। ये क्या आरव, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ही गद्दारी करने का सोचा। सॉरी विहान। नहीं आरव, पनिशमेंट तो मिलेगी। अब तुम्हें 1 घंटा नहीं, सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे। उतनी देर में अगर तुमने खुद को किलर से बचा लिया तो अच्छा है, नहीं तो बाय बाय। ये सुनते ही आरव के कान खड़े हो गए थे। उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। अब वो मौत के और करीब आ गया था। उसे जो थर्मल सूट पहनाया गया वो रेड कलर का था, जिससे बर्फ के रेगिस्तान में भी उसे आराम से देखा जा सके और उसका शिकार करने में आसानी हो। आरव समझ तो गया था कि उसे ये रेड थर्मल क्यों पहनाया गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। रूम से बाहर आकर आरव ने देखा बाहर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था जो उसे ले जाने के लिए तैयार था। तभी विहान उसके पास आया और एक ट्रैकिंग डिवाइस दिया। ये चॉपर तुम्हें स्पीटी वैली में किसी रैंडम जगह पर ड्रॉप कर देगा। फिर इस ट्रैकर की मदद से तुम अपनी वाइफ और मॉम को ढूंढ सकते हो। गुड लक आरव, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आरव उस ट्रैकर को लेकर जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ गया और तभी उसने अंदर देखा जो किलर्स उसे मारने वाले थे वो उसी हेलीकॉप्टर में पहले से ही बैठे हुए थे। वो सारे के सारे देखने में बहुत भयानक लग रहे थे। फिर कुछ ही सेकंड्स में हेलीकॉप्टर उड़ गया। आरव उन सारे किलर्स को देख रहा था। इसे तो हम उतरते ही खत्म कर देंगे। देखो विहान ने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। तभी विहान की हंसी की आवाज हेलीकॉप्टर में गूंज गई। आरव, तुम सच में एक अच्छे बिजनेसमैन हो। मरते मरते भी बिजनेस करने का सोच रहे हो। ये सन की किलर्स हैं, इन्हें पैसे से ज्यादा लोगों को मारने में मजा आता है। ये सुन सारे किलर्स हंसने लगे। आरव कितनी भी कोशिश करता लेकिन विहान उससे हमेशा एक कदम आगे ही रहता। लेकिन आरव एक बात बहुत अच्छे से समझ चुका था कि विहान उस पर पूरी तरह नजर रखे हुए था। आरव को अपनी चाल चलने के लिए विहान की नजरों से गायब होना था।
उसने गौर से देखा सभी किलर्स के जैकेट पर एक कैमरा लगा था, जिससे विहान बैठे बैठे सब कुछ देख सकता था। 30 मिनट उड़ने के बाद स्पीति वैली में एक रैंडम प्लेस पर हेलीकॉप्टर उतर ही रहा था कि तभी पीछे से आरव को एक किलर ने जोर से धक्का दिया। वो करीब 3 मीटर ऊपर से जमीन पर जा गिरा। उसे जमीन पर गिरा देख सभी किलर हंसने लगे। जल्दी से भागो, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है छोटे चूहे। और हेलीकॉप्टर वहां से उड़कर चला गया। आरव के हाथ में ट्रैकर था, उसमें 2 ग्रीन स्पॉट दिख रहे थे। एक आरव का शो कर रहा था और दूसरा अदिति और अमृता की लोकेशन दिखा रहा था। आरव ने यहाँ वहाँ देखा, सब जगह सिवाय बर्फ के कुछ भी नहीं दिख रहा था। उस ट्रैकर के हिसाब से आरव अदिति और अमृता की लोकेशन के करीब 100 किलोमीटर दूर था। अगर उसके पास कोई बाइक होती तो वो 2 घंटे में पहुंचता, और अगर वो पैदल गया तो उसे पूरा दिन लग सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं था, उसे अपने आप को उन किलर्स से भी बचाना था। आरव को ये सब एक फिल्म की तरह लग रहा था, लेकिन फिल्म में सब फेक होता है और यहाँ सब कुछ रियल था। आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था। विहान, अगर मैं जिंदा बच गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आरव ट्रैकर की मदद से उस बर्फीले रेगिस्तान में एक एक कदम आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहां पड़ी बर्फ और ठंडी हवाएं उसे तेज चलने से रोक रही थी। वो 2 कदम आगे जाता तो 1 कदम पीछे आ जाता, और सूरज की रोशनी भी तीर की तरह उसकी आंखों में चुभ रही थी। किसी तरह वो आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे 20 मिनट हो चुके थे और तेज हवा के कारण उसकी आंखों से पानी लगातार निकल रहा था। अगर वो इसी तरह आगे चलता रहा तो उसे स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती थी। वो चल भी रहा था और खुद में बड़बड़ा भी रहा था। 30 मिनट होने वाले हैं, पर मेरा पूरा शरीर थक चुका है। इस रेड सूट के कारण वो किलर्स मुझे बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। मुझे छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। उसने साइड में देखा, वहां एक पहाड़ के पास छोटी सी गुफा दिख रही थी। वो जल्दी जल्दी उस तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया था। तभी आरव ने देखा लोकेशन ट्रैकर पर उसकी लोकेशन दिख रही थी। शिट, विहान को तो मेरी हर लोकेशन का पता चल जाएगा। उसने सूट में कहीं ना कहीं लोकेशन ट्रैकर लगाया हुआ है। आरव जल्दी से सूट में लोकेशन ट्रैकर ढूंढने लगा। तभी उसे सूट के ऊपरी भाग में एक बटन जैसा दिखा। जब उसने गौर से देखा तो वो एक ट्रैकर था। उसने जल्दी से उस ट्रैकर को निकालकर दूर फेंक दिया। ट्रैकर तो फेंक दिया, अब इस स्ट्रेस का क्या करूं? इस स्ट्रेस के कारण तो दूर से आता बैल भी मुझे देख लेगा। फिर तो ये किलर्स हैं। आरव वहां से जल्दी ही निकल गया था और कुछ देर चलने के बाद उसने रेड थर्मल सूट को भी निकालकर बर्फ के अंदर छुपा दिया था। जैसे ही उसने वो सूट निकाल, ठंडी हवा उसके शरीर में घुसे जा रही थी। 2 कदम चलने के बाद ही आरव की हालत खराब हो गई। उसके दिल की धड़कनें धीमी होने लगी थी कि तभी हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आवाज सुनाई दी। वो जानता था कितना भी दूर भाग ले लेकिन हेलीकॉप्टर उसे ढूंढ ही लेगा। आरव यहाँ वहां छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसने भागने का रास्ता छोड़ उन पर पलटवार करने का सोचा और वहीं एक पत्थर के पास जाकर छुप गया था। वो हेलीकॉप्टर ट्रैकर की लोकेशन के आसपास ही घूम रहा था जो आरव ने फेंक दिया था। तभी किलर्स में से एक ने बर्फ में छुपा हुआ रेड थर्मल सूट देखा और बिना सोचे समझे उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वो गोलियां चलाता रहा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो साला चूहे का बच्चा हमसे चालाकी कर रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। सारे किलर्स हेलीकॉप्टर से उतरकर यहाँ वहां आरव को ढूंढने लगे थे और आरव वहां से 800-900 मीटर दूर एक गड्ढे के अंदर छुपा हुआ था। अब सारे किलर्स अलर्ट हो चुके थे। अगर तुम यहाँ कहीं छुपे हुए हो तो बाहर आ जाओ। अगर हमने ढूंढ लिया तो तड़पा तड़पा कर मारेंगे। कुछ देर तक किलर्स यहाँ वहां ढूंढते रहे लेकिन आरव को कोई भी ढूंढ नहीं पाया। फिर वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर दूसरी लोकेशन की तरफ चले गए। आरव ने मौके का फायदा उठाया और वहां से भागना शुरू किया। तभी अचानक से एक किलर उसके सामने आ गया। ये वही था जिसने आरव को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका था। मैं जानता था कि तू यहीं कहीं छुपा होगा। अब तो तू मेरा शिकार है। इससे पहले वो किलर उसे मारने के लिए गन लोड करता, आरव शेर की तरह उस पर झपट पड़ा। उसके लिए ये जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। उसने सीधे उस किलर की गर्दन पकड़ी और अपनी पूरी ताकत से मोड़ दिया। चूहा बोला था ना, अब देखिए चूहा क्या क्या करता है। उसने जल्दी से उस किलर की गन और उसका सारा सामान लिया, उसकी ड्रेस भी पहन ली। तभी उसे फिर से हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आवाज आई। आरव वहां से हिला भी नहीं, वहीं खड़ा रहा। हेलीकॉप्टर में बैठा एक किलर उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। वहाँ नीचे कोई खड़ा है, लेकिन वो हमारी टीम का नहीं लग रहा है। तब तक आरव ने नीचे से हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था।
इससे पहले वो किलर अपने आप को बचाता, गोलियां उसके शोल्डर पर लगी और वो घायल हो गया। विहान ये सब कुछ किलर्स के बॉडी पर लगे कैमरे से देख रहा था। मैं जानता था आरव तुम इतनी जल्दी हार नहीं मानते। खेल तो अब शुरू हुआ है। विहान खुशी से नाचने लगा था और अपने गार्ड की तरफ देखा। खेल को और मजेदार बनाओ और जो मैंने कहा था वो करो। विहान ने कुछ और भी प्लान किया था जो आरव अभी नहीं जानता था। आरव गन से अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहा था। फायरिंग के कारण हेलीकॉप्टर के पायलट ने अपना आपा खो दिया और हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड करवा दिया। लैंड होते ही वो सारे किलर्स गुस्से में आकर आरव को इधर उधर ढूंढने लगे। उस हरामी पिल्ले को छोड़ना मत। मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूँ, तुम पीछे की तरफ देखो। आरव हेलीकॉप्टर के नीचे लैंड करने से पहले ही बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे जाकर छुप गया। किलर्स उसको ढूंढने लगे थे। ट्रैकर न होने के कारण आरव को ढूंढना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। वहीं आरव उन्हें चकमा देकर हेलीकॉप्टर के पास बड़े से पत्थर के पीछे जा बैठा और सही मौके का इंतजार करने लगा। जब उन किलर्स को आरव नहीं मिला तब उन लोगों ने हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से उसे ढूंढने का फैसला किया। किलर्स हेलीकॉप्टर में बैठ गए और जैसे ही पायलट हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगा तभी आरव हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से से लटक गया और उसके वजन से हेलीकॉप्टर वन साइड झुकने लगा था। मुझे लगता है गोली लगने से नीचे का पार्ट डैमेज हो गया है। मैं प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ। रुको, मैं देखता हूँ। जैसे ही किलर ने नीचे झांक कर देखा, नीचे से आरव का हाथ आया और उसने उस किलर की कॉलर पकड़कर नीचे जमीन की तरफ गिरा दिया। उसका सिर सीधे एक बड़े पत्थर से लगा और वो तुरंत ही मर गया। उस हेलीकॉप्टर में 4 किलर थे, जिसमें से आरव ने 2 को मार दिया था और 1 को घायल कर दिया था। अब उसके सामने सिर्फ एक लास्ट किलर बचा था। पायलट हेलीकॉप्टर को इतनी तेज नीचे लैंड करो जिससे वो चूहा हेलीकॉप्टर से दबकर ही मर जाए। नहीं, इससे हमें भी खतरा हो सकता है। किलर जल्दी से पायलट के पास आया और गन पॉइंट उसकी तरफ कर दी। जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, नहीं तो उस चूहे से पहले मैं तुझे ही मार दूंगा। पायलट डर गया था। उसने वैसा ही किया जैसा किलर ने कहा था। उसने इतनी तेजी से नीचे लैंड किया कि हेलीकॉप्टर धम की आवाज से बर्फ में जा धंसा था। साला हरामी मुझे मारने आया था, अब खुद ही यहाँ अंदर दफन हो गया। वो नीचे उतरकर आरव को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरव कहीं भी नहीं था। आरव को नीचे ना देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। हेलीकॉप्टर के नीचे गिरते ही आरव ने खुद को अलग कर दिया और दूर कूद गया था। उसने एक तरह से उस किलर की आंखों में धूल झोंक दी थी। तभी किलर के पीछे से विसल सुनाई दी। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ आरव गन के साथ उसकी तरफ देख स्माइल करते हुए हाथ हिला रहा था। सरप्राइज, सरप्राइज। आरव ने गन की पूरी मैगजीन उस किलर के ऊपर खत्म कर दी थी। इतनी गोली लगने के बाद तो इमॉर्टल भी जिंदा न बचता, फिर तो वो आम इंसान था। आरव ने गन में दूसरी मैगजीन लगाई और हेलीकॉप्टर के सामने खड़े होकर पायलट को देख रहा था। पायलट घबराकर हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक लैंडिंग करने से उसका पेट्रोल टैंक फट चुका था। तभी आरव ने हेलीकॉप्टर के आसपास गोली चलाई ही थी कि उस गोली से अचानक आग लगी और पूरा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया था। धमाका इतना तेज था कि आरव भी 25 मीटर दूर जा गिरा। शिट यार, एक ही ऑप्शन था अदिति और मॉम के पास जल्दी पहुंचने का, वो भी मेरी आंखों के सामने चल रहा है। कुछ देर तक आरव वहीं बैठा हेलीकॉप्टर में लगी आग बुझने का वेट करता रहा। तभी अंदर से वो किलर बाहर आया जो घायल था। आरव उसे देखकर चौंक गया था। वो बुरी तरह घायल हो चुका था, पूरे शरीर से खून निकल रहा था। ये साला कौन सी मिट्टी से बने हुए हैं? आरव ने तुरंत गन उठाई और उसे मार डाला। पैसे ले लेते तो आज सारे जिंदा होते, मुझे मारने निकले थे। अदिति और अमृता को बचाने के लिए आरव अंदर से इमोशनलेस हो चुका था। उसके रास्ते में कोई भी आता तो वो उसे खत्म कर देता। विहान के आदमी को अब वो कोई भी मौका नहीं देने वाला था। आरव बिना टाइम वेस्ट किए अदिति और अमृता की लोकेशन पर पहुंचना चाहता था। उसने जल्दी से सारे अच्छे टेक्नोलॉजी वाले गैजेट निकाले, सनग्लासेस, कार्टेज, डैगर। वो वहां मोबाइल फोन ढूंढ रहा था ताकि वो किसी भी तरह हनुमा से कांटेक्ट कर सके और अपने लिए मदद बुला सके। आरव ने जैसे ही पायलट की तलाशी ली तो उसके पास मोबाइल फोन तो नहीं, लेकिन वहां एक वॉकी टॉकी और कंपास वॉच मिली। तभी वॉकी टॉकी पर हरियाणवी में आवाज आई, क्यों रियाज है? कोई क्यों ना बोल रहा? सब ठीक से ना? आरव को इंडिया की लगभग सारी लैंग्वेज आती थी।
अंबानी फैमिली का बिजनेस अलग अलग शहरों में फैला हुआ था। उसके लिए उसने सारी भाषाएं सीखी थी, इसलिए वो उनकी सारी बातें समझ भी पा रहा था। आरव ये जानता था कि वॉकी टॉकी की रेंज लिमिटेड थी। उसकी मैक्सिमम रेंज सिर्फ 3 किलोमीटर थी। वॉइस की क्लैरिटी से उसे समझ में आ गया कि बाकी किलर्स 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही थे। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो किलर्स मुझे ढूंढ निकालेंगे। उसने तुरंत कंपास निकाल और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। ट्रैकर में अदिति और अमृता की लोकेशन देखता और कंपास की हेल्प से उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता। अगर मैं सीधे नॉर्थ की तरफ बढ़ता रहा तो मैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। वैसे हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट हो जाने से मुझे एक फायदा हुआ। अब वो लोग मुझे सिर्फ जमीन के रास्ते ही ढूंढ पाएंगे, जिससे मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। आरव ने पीछे से देखा तो बर्फ में उसके पैरों के निशान दिख रहे थे, जिससे कोई भी उसका पीछा आसानी से कर सकता था। ये भी हो सकता था किलर्स के पास बाइक या व्हीकल हो, जिससे वो आरव को बहुत जल्दी ढूंढ सकते थे। तभी वो चलते चलते रुक गया, जैसे उसके दिमाग में कोई आइडिया आया हो। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ जगह होती है। आरव ने अपना माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया था। वो 200 मीटर तक आगे आया ताकि उसके पैरों के निशान बर्फ पर बन सके। फिर उन्हीं निशानों पर वो उल्टा चलकर वापस आया और हेलीकॉप्टर के पीछे से दूसरे डायरेक्शन में जाकर छुप गया, जहां पत्थर ही पत्थर थे। आरव का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। लगभग 10 मिनट बाद स्नो मोटर बाइक्स की आवाज सुनाई दी और 3 स्नो मोटर बाइक्स आरव की नजरों के सामने से निकली। आरव इतने अच्छे से छुप कर बैठा था कि किसी को वो दिखा ही नहीं। वो सारे लोग हेलीकॉप्टर की ब्लास्ट वाली जगह पर गए। वहां का नजारा देखकर सबको गुस्सा आ रहा था। उसी में से एक किलर गुस्से में फायरिंग करने लगा। साला हरामजादा, उसने सारे को मार डाला। मैं उसने जिंदा काट दूंगा। वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। देखो यहाँ उसके पैरों के निशान है। वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ गया है। इतना कहते ही वो तीनों किलर्स स्नो बाइक्स पर बैठकर आरव के पैरों के निशान का पीछा करने लगे थे। लेकिन 150 मीटर आगे जाने के बाद उन सब ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। आगे उसके पैरों के निशान नहीं है। तो क्या वो पंख लगा के हवा में उड़ गया? नहीं, वो कहीं उड़कर नहीं गया। उसने हमें बेवकूफ बनाने के लिए अपने पैरों के निशान मिटा दिए हैं। ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलेगा? देखो, वो यहीं कहीं बिल में घुसा होगा। वो सारे के सारे किलर्स इतने स्मार्ट थे, उन्होंने बिना देरी किए वापस हेलीकॉप्टर के पास आए। वो यहाँ से दूसरे डायरेक्शन में भागा होगा। हम यहाँ से 3 किलोमीटर की रेंज में पूरा सर्च करते हैं, फिर हम अपना सर्कल छोटा करते जाएंगे। और हाँ, सभी लोग अपना ध्यान रखना, वो बहुत चालाक है। कितना भी तेज हो ले, पर मुझसे तेज तो हो ही नहीं सकता। तुम यहाँ रुको और यहाँ पर नजर रखो। हम दोनों लेफ्ट और राइट में उसे ढूंढते हैं। अपना अपना वॉकी टॉकी ऑन रखना। उनमें से एक किलर थोड़ा डरा हुआ था। आसपास इतना खून देखकर उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। मुझे लगता है हमें अलग नहीं होना चाहिए। उसके पास अब हमारी गन है और वो खतरनाक भी है। तुम डरो मत, जैसे वो गोली चलाएगा हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तू वॉकी टॉकी पर बता दियो, मैं फटाफट आ जाऊंगा। फिर दोनों भाई मिलकर उसे खत्म कर देंगे। फिर तुरंत ही वो दोनों किलर अपनी बाइक पर बैठ अलग अलग डायरेक्शन की तरफ चले गए और वो डरा सहमा किलर वहीं रुककर आरव का शिकार बनने को रेडी था। आरव दूर था, लेकिन वॉकी टॉकी पर हुई उनकी बातों को ध्यान से सुन सकता था। 3 किलोमीटर एक बहुत छोटा एरिया था, लेकिन पहाड़ों के बीच सर्च करना थोड़ा मुश्किल था। मुझे लगता है यही टाइम है, मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। आरव की नजर वहां खड़े किलर की बाइक पर थी। इस बार वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। अगर गोली चलाई तो लोकेशन का पता चल जाएगा, और दौड़ कर गया तो मुझे देख लेगा। क्या करूं? आरव उसे मारने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। आरव वहीं बैठकर इंतजार कर रहा था। उसने अपने कंपास वॉच में टाइम देखा। वो लोग बाइक पर हैं, फिर भी उन्हें यहाँ पहुंचने में कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगेंगे। आरव वॉकी टॉकी पर दोनों किलर्स की बातें सुन रहा था। उनकी आवाज की क्लैरिटी से ये पता चल रहा था कि वो लोग कितनी दूर थे। आरव के लिए ये सही मौका था उस डरे हुए किलर को जान से मारने का। उसने धीरे से अपनी गन निकाली और गन पॉइंट उस किलर की तरफ कर दिया था। वहीं वो किलर अपने मरे हुए साथियों को घसीट कर एक साथ कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके साथी वहीं बर्फ के रेगिस्तान में ऐसे ही पड़े रहे। मेरे भाइयों, तुम मरे नहीं, शहीद हुए हो। मैं तुम सबकी बॉडी को अपने साथ कैंप में लेकर जाऊंगा और वहां अच्छे से तुम लोगों का अंतिम संस्कार करूंगा। काफी देर तक बर्फ में छिपे रहने से आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने गन पॉइंट तो किलर की तरफ कर दिया था, लेकिन हाथ हिलने से उसका एम बार बार हिल रहा था
उसने अपने हाथ को मजबूती से होल्ड किया और अपनी सांस रोकी ताकि निशान सही लगा सके। फिर लगातार 3 गोलियां फायर की जो सीधे जाकर उस किलर को लगी। गोली लगते ही वो किलर जमीन पर गिर गया था। बाकी किलर्स यहाँ पहुंचे उससे पहले आरव को बाइक लेकर भागना था। वो जल्दी से किलर के पास आया। जैसे ही वो किलर के करीब आया तभी उसने अपनी पिस्टल निकालकर आरव पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। अब आरव के अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो एकदम से डर में बदल गया था। साले क्या खाकर आते हैं, एक बार में मरने का नाम ही नहीं लेते। अब आज सामने अपने सारे साथियों का बदला लूंगा। कहाँ छुप कर बैठा है? घायल होने से वो जमीन पर रेंग रहा था और आरव बिल्कुल शांत होकर हेलीकॉप्टर के पीछे छुप गया था। किलर को ये पता ही नहीं था कि वो तेज बोलकर अपनी लोकेशन आरव को बता रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब आरव हेलीकॉप्टर के पीछे से घूमकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। आरव ने विसल बजाई। जैसे ही वो किलर पीछे मुड़ा, आरव ने 3 गोलियां उसके चेस्ट पर मारकर उसे खत्म कर दिया। वो बेचारा अपने साथियों को कैंप ले जाकर अंतिम संस्कार करने वाला था। उसे ये पता ही नहीं था कि वो भी उन साथियों में शामिल होने वाला था। आरव उसके पास बैठकर उसका सारा सामान लेने लगा कि तभी बाइक की आवाज आई और जब तक आरव वहां से भागता तब तक 50 मीटर दूर से गोलियों की बौछार आ गई। आरव भी वहीं लेटकर गोलियां चलाने लगा। ये तो बहुत जल्दी आ गए, अब क्या करूं? अगर इन्हें जल्दी खत्म नहीं किया तो ये मुझे खत्म कर देंगे। यहाँ आरव उन्हें हराने के बारे में सोच रहा था और वहीं वो दोनों किलर आपस में बात करके आरव को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। मैं इसे सामने से देखता हूँ, तुम घूमकर उसको पीछे से पकड़ो। उससे एक चूहे से क्या डरना, दोनों साथ में चलते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। पागलों की तरह बात मत करो, उस अकेले ने पूरी की पूरी टीम को खत्म कर दिया है। अब भी तुम उसे हल्के में ले रहे हो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। दोनों ने आपस में बात की और अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। वहीं आरव छुपने के लिए जगह देखने लगा था कि छुपकर हमला कर सके, लेकिन गोलियां लगातार आरव की तरफ आ रही थी और एक गोली उसके लेफ्ट शोल्डर में जा लगी, जिससे आरव को बहुत दर्द हो रहा था और खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। साले सुअर कहीं के बास्टर्ड। आरव ने निशाना लगाया और सामने से आते किलर की तरफ गोलियां चलाई। वो गोली सीधे उसके हेड पर लगी और वो वहीं डेड हो गया। उठने के बाद आरव ने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन दूसरा किलर उसे कहीं नहीं दिखा। ऐसा लगा वो डरकर भाग गया होगा। यही मौका है सारा सामान उठाकर भागने का। आरव ने वहाँ पड़ा सामान उठाया, जिसमें 2 ग्रेनेड और किलर के पॉकेट से सिगरेट का एक पैकेट और एक लाइटर मिला। थैंक्स, इन सब में बस तू ही काम का निकला। इस ठंड में सिगरेट ही बचा सकती है। जल्दी से सारा सामान लिया, फिर स्नो मोटर बाइक पर बैठा और तुरंत वहां से निकल गया था। गोली लगने के बावजूद आरव ने महसूस किया कि स्नो बाइक उसे बहुत तेज नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ले जा रही थी। आरव अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा था कि तभी एक गोली चलने की आवाज आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो किलर स्नो बाइक पर उसके पीछे आ रहा था। ये वही था जिसको आरव ने सोचा था कि ये डरकर भाग गया होगा। रामखोर मरने के लिए इतना बेचैन क्यों है? इतना बोलकर अपनी बाइक और तेज कर ली थी और किलर भी उसी स्पीड में उसके पीछे था। देख अब तुझे कितनी गंदी मौत मारता हूँ, भगा भगा कर मारूंगा। आरव ने अपनी बाइक पहाड़ों की तरफ मोड़ ली थी ताकि उसे पहाड़ों की भूल भुलैया में उलझाकर मार सके। वो किलर भी अपनी बाइक की स्पीड और तेज करता जा रहा था। उसने अपनी जैकेट से एक ग्रेनेड निकाल आरव की तरफ फेंका। आरव से कुछ दूरी पर वो ग्रेनेड फट पड़ा था। उससे आरव को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ों में ब्लास्ट की गूंज फैल गई थी और हल्का सा वाइब्रेशन भी हुआ था। उससे आरव के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपना ग्रेनेड निकालकर पीछे किलर की तरफ फेंका। उस ब्लास्ट से भी पहाड़ों में वाइब्रेशन हुआ और फिर ऐसा लगा जैसे बर्फ का तूफान पहाड़ से नीचे आ रहा था। साले आमने सामने होकर लड़, ये क्या बॉम्ब फोड़कर बर्फ गिरा रहा है? मैं नहीं डरता इन सारी चीजों से। किलर इतना बोल ही रहा था कि ऊपर से बहुत सारी बर्फ उसके ऊपर आ गिरी और वो किलर बर्फ के 50 मीटर मोटी चादर में ढक गया। लेकिन वो बर्फ का तूफान अभी भी रुका नहीं था। आरव अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाता गया और बर्फ उसका पीछा करती रही। फिर जैसे ही एक बड़ी चट्टान आई, आरव ने बाइक उस तरफ मोड़ लिया था। उसने महसूस किया कि बर्फ की लहरें तेज हवा के साथ उसके करीब से निकल रही थी। उस बड़ी चट्टान ने उसे बचा लिया था। थैंक गॉड, बच गया, नहीं तो आज मेरा भी लास्ट दिन ही होता। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, उस किलर का कहीं भी पता नहीं था। विहान, अब तय करना मुश्किल है कि यहाँ शिकार कौन है और शिकारी कौन। वहां दूर बैठा विहान सब कुछ देख रहा था। उसने एक एक कर अपने सारे किलर्स को मरते हुए देखा था।
साले, इन सब पर मैंने इतना पैसा खर्च किया और ये एक आदमी को नहीं मार पाए। अब वहां क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? सर, उसने हमारे सारे आदमियों को मार दिया है। अब हम उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। वो तो मुझे भी पता है, इडियट। कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो। अब मैं खेल का मजा कैसे लूंगा? यहाँ विहान बौखलाया हुआ था और वहाँ आरव अपने थर्मल जैकेट को उतारकर अपने लेफ्ट आर्म की चोट को देख रहा था। गोली उसके शोल्डर के अंदर घुसी हुई थी। उसके पास उस गोली को निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने बैग से चाकू निकाला और लाइटर से गर्म किया, फिर एक गहरी सांस ली। उसने एक ही बार में चाकू से गोली को बाहर निकाल लिया था। आरव को इतना दर्द हो रहा था कि उसका शरीर सफेद पड़ गया था। यार, इतना दर्द फिल्मों में देखकर तो ऐसा लगता था ये बच्चों का काम था। दर्द से आरव के आंसू निकल आए थे और इतनी ठंड में भी उसे पसीना आ रहा था जो जम गया था। आरव को धीरे धीरे बेहोशी जैसा फील होने लगा, लेकिन अगर वो यहाँ बेहोश हो गया तो हमेशा के लिए सो जाएगा। ये ठंड उसे मार देगी। आरव बड़ी मुश्किल से खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया था। कुछ देर तक आरव वहीं पड़ा रहा, फिर उसके कान में एक आवाज गूंजी। अगर टाइम पर नहीं पहुंचे तो अदिति और तुम्हारी मॉम दोनों बर्फ में जमकर ही मर जाएंगी। ये आवाज गूंजते ही आरव की आंख एकदम से खुल गई थी। वो वहीं खुले आसमान में बर्फ में पड़ा था। वो एक हल्की बर्फ की चादर से ढक गया था। आरव ने जल्दी से खुद को उठाया और अदिति और अमृता की खोज में बिना देरी किए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया था। तभी आरव कुछ सोचने लगा। मैं इस बाइक से नॉर्थ की तरफ जाऊंगा तो मुझे पूरा एक दिन लगेगा अदिति और मॉम के पास पहुंचने में। और ये भी पॉसिबल है कि विहान ने मुझे मारने के लिए वहां पहले से तैयारी कर रखी होगी। मुझे किसी भी तरह हनुमा को सब कुछ बताना होगा। उसकी मदद के बिना मैं अकेले उन दोनों को नहीं बचा सकता। तभी आरव के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो अदिति और अमृता को बचाने न जाकर विहान को किडनैप करे। अगर मैंने विहान को पकड़ लिया तो खेल पूरा उल्टा हो सकता है। आरव ने अपने कंपास को देखा, फिर टाइम को देखा। वो जानता था कि विहान जहां है वहां पहले से बहुत सारे गार्ड्स उसकी प्रोटेक्शन में खड़े होंगे। दिन ढलने से पहले विहान के पास पहुंचना मुश्किल था। उसके पास जाते जाते रात हो सकती थी, लेकिन आरव ने हिम्मत की और बाइक को साउथ डायरेक्शन की तरफ मोड़ लिया था। विहान, तुझे खेल खेलना बहुत पसंद है ना? अब देख, मैं तुझसे एक खेल खेलता हूं। आरव को बाइक चलाते हुए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा था। रात की रोशनी बर्फ पर पड़नी शुरू हो गई थी। आरव के लिए रात एक तरह से उसकी मदद ही कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद आरव ने देखा बर्फ के पहाड़ लगभग खत्म हो गए थे और घने जंगल शुरू हो चुके थे। ऐसा लग रहा था वहां आसपास घर भी थे। कहीं कहीं कुछ कुछ लाइट जलती हुई दिख रही थी। आरव ने अपनी वॉच देखी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे इसी डायरेक्शन में जाना होगा। जब विहान के विला से निकला था तब सन मेरे राइट हैंड की तरफ था। आरव ने अपना दिमाग लगाया। जब वो हेलीकॉप्टर में बैठ रहा था तब उसने वहां की लोकेशन को पूरी तरह अपने दिमाग में बिठा लिया था और उसका अंदाजा 80% तक सही था। फिर उसी डायरेक्शन में आगे निकल गया था। कुछ देर चलते ही पहाड़ों की बर्फ खत्म हो गई थी और नॉर्मल पथरीले रास्ते शुरू हो गए थे। स्नो बाइक अब उसके किसी काम की नहीं थी। उसने बाइक वहीं छोड़कर सारा सामान हाथ में उठाया और रास्ते पर पैदल चलने लगा था कि तभी पीछे से एक टेम्पो की लाइट उस पर पड़ी। उसने जल्दी से अपनी गन को थर्मल सूट में छिपा लिया और हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया। जैसे ही वो टेम्पो रुका, उसके अंदर 2 लोग बैठे हुए थे, एक बूढ़ा आदमी और ये 40-45 साल की उम्र का आदमी था। आरव ने ध्यान से देखा, उसके हाथ में एक पुरानी 2 नाली 12 बोर की गन थी। क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे आगे मेन रोड तक छोड़ दीजिए। वो दोनों आदमी आरव को बड़े ध्यान से देख रहे थे। आरव के हाथ में गोली लगने से शोल्डर पर खून जम चुका था, जो किसी का भी ध्यान खींच सकता था। उस आदमी ने तुरंत अपनी 12 बोर की गन निकालकर आरव पर तान दी थी। कौन हो तुम? यहाँ इस रेड अलर्ट एरिया में क्या कर रहे हो? कोई क्रिमिनल हो या चोर? आरव एक कदम पीछे हुए और अपने दोनों हाथ उठा दिए। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। प्लीज गोली मत चलाना। मैं कोई चोर या क्रिमिनल नहीं हूँ। तो तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले यहाँ बड़ा बर्फ का तूफान आया था, तभी पुलिस ने पूरा रेड अलर्ट जारी कर दिया है और ज्यादातर यहाँ खूनी और चोर छुपने ही आते हैं। आरव उन्हें अपनी असलियत नहीं बता सकता था। उसने जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। नहीं, मैं तो बस यहाँ अपनी वाइफ के साथ घूमने आया था,
लेकिन रास्ता भटकने से हम अलग हो गए। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपको पैसे भी दूंगा। वहां बैठे बूढ़े आदमी ने दूसरे आदमी को गन नीचे करने का इशारा किया और स्माइल करते हुए आरब को देख रहा था। घबराओ मत बेटा, ये गन बस हमारी सुरक्षा के लिए है। तुम आओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। आरब को जैसे ही बूढ़े आदमी ने बैठने के लिए कहा, उसकी आंखों में खुशी आ गई थी। जल्दी से उसने अपना सामान टेम्पो के पीछे रखा और वहीं आगे की सीट पर बैठ गया था। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से कुल्लू एयरपोर्ट कितनी दूर होगा? मेरी वाइफ वहाँ इंतजार कर रही होगी। अरे आप तो गलत डायरेक्शन में आ गए, वो रास्ता तो आप पीछे छोड़ कर आए हैं। आरब को लग रहा था उसका अनुमान गलत हो गया था। अब उसे विहान के विला में पहुंचने में और टाइम लगने वाला था। इसका मतलब मुझे वापस जाना होगा। वापस नहीं जा पाओगे, वहाँ बर्फ का तूफान आने से पूरा रास्ता बंद है, इसलिए हम भी इस रास्ते से जा रहे हैं। घबराओ मत, ये रास्ता भी कुल्लू जाता है, बस तुम्हें छोटे छोटे गांव को पार करके जाना होगा। यहाँ कच्ची सड़क है। ये आपने अच्छा बता दिया, नहीं तो पूरी रात में भटकता रह जाता। आप चिंता मत करो, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, तो आपको भी शहर की तरफ छोड़ देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरब और वो दोनों बाप और बेटे अब बहुत खुलकर बात कर रहे थे। आरब ने उन्हें अपने शोल्डर पर लगी चोट के बारे में एक फेक कहानी सुनाई कि उसे कुछ चोरों ने लूट लिया। जब उसने उनसे हाथापाई की तो एक आदमी ने उसे चाकू मार दिया था। उन लोगों ने तो मेरे सारे पैसे और मोबाइल फोन तक ले लिया, मैं अपनी वाइफ को कॉल तक नहीं लगा पा रहा। आरब का उदास चेहरा देखकर उस बूढ़े आदमी ने आरब को थोड़ा मोटिवेट किया। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ नेटवर्क थोड़ा कम होता है। आगे के गांव में हमारे कुछ पहचान के लोग रहते हैं, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। कुछ देर बाद आरब उस गांव में पहुंचा। पहाड़ों के छोटे छोटे गांव वाले अक्सर जल्दी ही सो जाया करते थे। आदमी ने एक घर के पास टेम्पो रोकी और उतरकर गांव के आदमी को बुलाया। उसने जल्दी से एक फोन लाकर बूढ़े आदमी के हाथ में दे दिया था। बूढ़े आदमी ने वो फोन आरब को दिया ताकि आरब अपनी वाइफ को कॉल कर सके। आरब ने तुरंत ही हनुमा को कॉल लगाया। हेलो बेबी, मैं आरव बोल रहा हूँ। मैं कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा फोन उन लोगों ने चुरा लिया। हनुमा भी उदास होकर एक बार में बैठा था। उसे टेंशन थी कि आरब का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जैसे ही उसने आरब की आवाज सुनी वो खुश हो गया, लेकिन कुछ देर तक वो सोचता रहा कि आरब क्या बोल रहा था। बेबी, आरव सर, मैं हनुमा। मैं जानता हूँ मेरी जान, आई लव यू टू। आज अगर ये अंकल मुझे लिफ्ट नहीं देते तो मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाता और ना ही हम कुल्लू एयरपोर्ट के पास मिल पाते। लेकिन तब तक नेटवर्क जा चुके थे। आरब को अब समझ में नहीं आ रहा था कि हनुमा उसकी बात समझ भी पाया था या नहीं। अब सिर्फ अमीश अंबानी ही था जो आरब की हेल्प करने के लिए तुरंत उसके पास आ सकता था। उसने जल्दी से अपने फादर को कॉल किया, लेकिन फोन प्रमिला ने उठाया था। हेलो, हाँ कौन है? हेलो, डैड कहाँ है? आरब की आवाज सुनते ही प्रमिला की टोन बदल गई और आरब की भी। अमीश अपना फोन घर पर ही छोड़ गए हैं, वो कहीं बाहर गए हैं। तुम्हें क्या काम है मुझे बताओ, मैं बता दूंगी। जिस तरह आरब और उसकी सौतेली माँ का रिलेशन रहा था, उस सिचुएशन को याद करके न आरब प्रमिला से बात करना चाहता था, न ही प्रमिला। ठीक है, वो जब आएंगे तब मैं उनसे बात कर लूंगा। इतना बोलकर आरब ने फोन कट कर दिया और फोन उस आदमी को वापस लौटा दिया था। एक तरह से देखा जाए तो आरब के पास कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। अमीश से बात हुई नहीं थी और हनुमा नेटवर्क इशू के कारण बात समझ नहीं पा रहा था। विहान ने आरब को अपने गुंडों से बचने के लिए 30 मिनट का समय दिया था और अदिति और अमृता को बचाने के लिए 3 दिन का टाइम दिया था, जिसमें से 1 दिन खत्म हो चुका था। हालांकि आरब अब से था, लेकिन अदिति और अमृता अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। आरब की सिचुएशन के बारे में उस बूढ़े आदमी ने उस गांव वाले को बताया। आगे टेम्पो नहीं जा सकता, आपको बाइक से ही कुल्लू तक का सफर करना होगा। लेकिन मेरे पास तो बाइक नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी बाइक ले जाइए। एयरपोर्ट के पास मेरे दोस्त का होटल है, आप वहां मेरी बाइक रख देना। आरब के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसे नहीं पता था पहाड़ी लोग दिल के इतने अच्छे होते थे। आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरतमंद की मदद करना तो हर इंसान का फर्ज है। उस बाइक की मदद से आरब बहुत ही जल्दी एयरपोर्ट पहुंच चुका था। वहां उसने बाइक को उस होटल मालिक के हवाले किया और पैदल ही विहान के फार्म हाउस की तरफ बढ़ गया था। एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर विहान का फार्म हाउस था। उसने देखा फार्म हाउस में लाइट चल रही थी और सभी जगह गार्ड्स थे। फिर उसने फेस मास्क लगाया, हाथ में गन लेकर आगे बढ़ गया। मेन गेट के पास 2 गार्ड बात कर रहे थे।
आरव ने मौके का फायदा उठाया और फार्म हाउस के पीछे की दीवार कूदकर अंदर घुस गया था। सभी से बचते हुए आरव घर के पीछे के दरवाजे के पास गया और खिड़की से झांककर अंदर देख रहा था। अंदर करीब 10-11 गार्ड्स थे जो शराब पी रहे थे। आरव ने देखा उन सब के पास वॉकी टॉकी था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आरव ने अपने पास रखा वॉकी टॉकी निकाला और वापस जंगल की तरफ चला गया। हेल्प, मेरी मदद करो। और जंगल में ही उसे एक गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही सारे लोग अलर्ट हो गए थे। मुझे लगता है कोई फार्म हाउस में घुसा है। सारे गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए थे। 4-5 गार्ड्स अपनी अपनी गन लिए और जंगल की तरफ भागे। आरव ने मौके का फायदा उठाया और दूसरी तरफ जाकर छुप गया ताकि सारी एक्टिविटी को वो नोटिस कर सके। विहान, तुम्हारे गार्ड्स तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। आरव छुपकर सब कुछ देख रहा था। पूरे फार्म हाउस की लाइट जल रही थी। वो गार्ड्स जंगल में सर्च कर रहे थे। फार्म हाउस के अंदर विहान अपने रूम से नाइट ड्रेस पहने हुए बाहर निकला। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। क्या हुआ? ये गोली किसने चलाई? पता नहीं सर, शायद जंगल में किसी ने हमारे गार्ड पर हमला किया है। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाकर पता करो और मुझे बताओ। पता नहीं किन गधों को अपना गार्ड्स बनाकर रखा हुआ है। विहान की बात सुनकर एक गार्ड दौड़ते हुए नीचे लिविंग एरिया में गया और दूसरा गार्ड वहीं रुका रहा। नीचे सारे गार्ड्स गन लेकर अलर्ट थे। क्या हुआ? विहान सर पूछ रहे हैं गोली किसने चलाई। अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता। गन फायरिंग की आवाज तो आई थी, लेकिन वो आवाज हमारे गार्ड्स में से किसी की नहीं थी। हाँ, ये हो सकता है कि जो किलर्स स्पीटी वैली की तरफ गए थे वो घायल होकर यहाँ वापस आ गए हो। ठीक है, और हाँ, शायद को छोड़कर प्रॉपर क्या बात है इसका पता करो। विहान सर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम पता लगाएं कि फायरिंग बाहर क्यों हुई। ये सुनते ही सीनियर गार्ड उनके पास आया और 2 गार्ड को विहान के साथ रहने को बोलकर बाकी गार्ड्स को अपने साथ लेकर बाहर जाने लगे। जब तक मैं ना बोलूं, विहान सर को बाहर आने मत देना। इतना बोलकर वो लोग बाहर की इंफॉर्मेशन लेने चले गए थे। वहां से बाकी गार्ड्स के साथ सीनियर गार्ड बाहर निकल गया था। आरव बाहर से फार्म हाउस को ऑब्जर्व कर रहा था। गार्ड्स को बाहर निकलते देख आरव समझ गया कि अंदर अब कुछ ही गार्ड्स बचे हुए थे। उसके लिए फार्म हाउस में घुसने का यही सही मौका था। उसने अपना सामान लिया और दबे पैर फार्म हाउस के अंदर जाने लगा। आरव अंदर गया, मगर वहां लिविंग एरिया में कोई भी नहीं था। जैसे ही वो ऊपर वाले रूम की तरफ जाने लगा, उसने देखा कि रूम के बाहर 2 गार्ड खड़े हैं। उन्हें देखते ही आरव दीवार के पीछे छिप गया। वैसे आरव के पास भी गन थी, लेकिन वो अभी उसका यूज करके गार्ड्स को वापस फार्म हाउस पर बुलाना नहीं चाहता था और विहान भी अलर्ट हो जाता। मुझे इन दोनों को यहाँ से किसी भी तरह हटाना होगा। इन्हें यहीं चुपचाप खत्म कर देता हूँ। ये सोचकर आरव ने अपना खंजर निकाला और हाथ में छिपा लिया और धीरे धीरे दीवार के साइड से निकलकर सीढ़ियों के पास गिर गया। दोनों गार्ड्स की नजर सीढ़ियों के पास पड़े आरव पर गई। वो दोनों गार्ड चौंक गए और तेज चलते हुए आरव के पास आए। दोनों ने आरव के ऊपर गन तान दी थी। कौन हो तुम? यहाँ अंदर कैसे आए? जल्दी बताओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। आरव कुछ बोल नहीं रहा था। वो जमीन पर ऐसे पड़ा रहा जैसे वो मर चुका हो। गार्ड ने एक दूसरे को देखा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सच में मर गया है या बेहोश है। आरव के पास यही एक मौका था। जैसे ही वो उसके करीब आते, आरव अपना खंजर निकालकर उन्हें शांति से मार देता। दोनों गार्ड्स ने एक बार और आवाज दी, लेकिन आरव हिलने को तैयार नहीं था। तू इसको हिलाकर देख, ये जिंदा है या मर गया? मैं क्यों हिलाऊं? तू जा। अगर इसके पास कोई बम हुआ तो भाग फट्टू कहीं का। दूसरा गार्ड आगे बढ़ा और अपने पैर से आरव को पलटाने लगा था। जैसे ही आरव पलटा, उसका चेहरा ढका हुआ था जिससे कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। बस उसकी आंखें दिख रही थी। गार्ड ने अपनी गन पीछे की और झुककर उसके मास्क को हटाने की कोशिश की। उसी टाइम आरव ने अपनी आंखें खोली और अपने सीधे हाथ में छुपाए खंजर को बाहर निकालकर सीधे उसके दिल में घोंप दिया था। इससे पहले वो गार्ड कुछ समझ पाता, आरव ने उसके अंदर की आत्मा ही निकाल दी थी। आरव ने इतने आराम से उस गार्ड को मार दिया कि दूर खड़े गार्ड को भी इसकी भनक तक नहीं लगी थी। आरव ने उसकी बॉडी को गिरने नहीं दिया। ऐसे खड़ा किया जैसे वो अभी जिंदा हो और वो भी उसके साथ खड़ा हुआ। दूसरे गार्ड मास्क के पीछे के इंसान को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था। वो गार्ड अपनी गन आरव की तरफ करके आगे बढ़ रहा था। तुम ठीक हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो?
वहाँ खड़ा गार्ड तुरंत समझ गया कि उसका साथ वाला गार्ड मर चुका था। उसने तुरंत अपने पास रखे वॉकी टॉकी को निकाला और अपने साथियों को इन्फॉर्म करने ही वाला था कि आरव दौड़ कर आया और एक जोरदार किक उसकी चेस्ट पर मारी। गार्ड के हाथ से उसका वॉकी टॉकी छूटकर जमीन पर गिर गया। फिर आरव ने एक जोरदार पंच मारा जिससे वो गार्ड 4 कदम पीछे जा गिरा और उसकी गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसने भी अपना खंजर निकाल लिया और आरव के सामने खंजर लेकर आरव को गुस्से में देख रहा था। आरव और गार्ड दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े। फिर आरव ने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया और अपने उल्टे हाथ से उसके सीधे हाथ को पकड़ा जिससे उसने खंजर पकड़ा हुआ था। फिर उसे जमीन पर गिराकर खंजर सीधे उसके गर्दन में घोंप दिया था। इससे ज्यादा स्मार्ट तो मेरे घर के वॉचमैन है, बेवकूफ। इतना बोलकर आरव ने उस गार्ड के गर्दन से अपना खंजर बाहर निकाला। खंजर निकलते ही खून के छींटे आरव के चेहरे पर आ गए थे। आरव ने जल्दी से अपने चेहरे को साफ किया और दोनों गार्ड्स की बॉडी को ले जाकर दीवार के पास टिका दिया था। तभी उसने देखा इन गार्ड्स के पास स्मोक बॉम्ब रखे हुए थे। उसने जल्दी से उन्हें उठाकर अपने पास रख लिया। आरव बिना देरी किए सीढ़ियों से चढ़कर विहान के रूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो विहान के कमरे के पास गया, उसने बिल्कुल धीरे से उस रूम का दरवाजा खोला। उस दरवाजे के अंदर भी 2 गार्ड खड़े थे और उसके अंदर एक रूम था जहां विहान था। अब इन दोनों को भी खत्म करना होगा। उसने एक लंबी सांस ली और स्मोक बॉम्ब की पिन निकाली। 1 2 3 बोलते ही आरव ने बॉम्ब अंदर फेंक दिया था। वो स्मोक तुरंत ही पूरे एरिया में फैल गया। आरव ने मास्क ऊपर चढ़ाया और खंजर लेकर अंदर घुस गया। वो दोनों गार्ड को कुछ समझ नहीं आया और स्मोक की वजह से वो खांसने लगे थे, जिस कारण आरव को उनकी लोकेशन बड़ी आराम से पता चल गई थी। आरव ने अपने खंजर से दोनों गार्ड को मार दिया। ये स्मोक विहान के रूम तक चला गया था। वो खांसते हुए बाहर निकला। यहाँ इतना स्मोक क्यों है? अरे कहाँ मर गए सब? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? सच में मर गया क्या? विहान को बाहर आता देख आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने विहान को एक जोरदार धक्का दिया जिससे विहान वापस रूम में चला गया और अपने बेड पर जा गिरा। कौन है हरामखोर? रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ। विहान ने बेड के पास रखी पिस्टल निकाली और आंख बंद करके गोली चलाने लगा। आरव तुरंत उसके सामने से साइड हो गया और गोलियां सीधे लकड़ी के दरवाजे पर जा लगी। आरव ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, नहीं तो गोलियों की आवाज सुनकर गार्ड वापस आ सकते थे। आरव ने 1-2 गोलियां विहान के आसपास चलाई जिससे विहान डर जाए। विहान डरकर शांति से चूहे की तरफ वहीं बैठ गया था। आरव विहान के करीब आया, उसकी आंख में एक पट्टी बांधी और कॉलर पकड़ी और उसे खड़ा किया। ज्यादा होशियारी दिखाई तो सारी गोलियां तेरे दिमाग में डाल दूंगा। इतना बोलकर आरव ने जमीन पर और गोलियां चलाई, लेकिन विहान फिर भी अपना डर दिखाना नहीं चाहता था। मुझे ये तो नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन जैसे ही मेरे आदमियों को पता चलेगा तू मुझे मारने आया है, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आरव ने तुरंत गन पॉइंट विहान के सर पर रख दिया। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे जान से मारने आया हूँ? जब तू अपने आदमियों को दिखेगा ही नहीं तो तेरे आदमी क्या कर लेंगे? लेकिन तुम चाहते क्या हो? मुझे मारना नहीं चाहते तो मुझे पकड़ा ही क्यों है? आरव ने विहान को उस कमरे से बाहर निकाला और उसका फेस अपनी तरफ घुमाया, फिर उसकी आंखों की पट्टी हटा दी। विहान आरव की आंखें देखकर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर जैसे ही आरव ने अपने चेहरे का मास्क हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सोच, मैं तुझे एक ही गोली में यहाँ खत्म कर सकता हूँ। तेरे घर में घुस आया और तेरी सारी की सारी सिक्योरिटी धरी रह गई। मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। विहान चौंक कर बस आरव के चेहरे को देख रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो खड़ा था वो आरव ही था। आरव, लेकिन तुम यहाँ कैसे? सब कुछ बहुत आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब तो हम आराम से बैठकर बात करेंगे। विहान को तो उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। शुरू में उसको लग रहा था कि उसके गार्ड्स ने उसके साथ धोखा किया था, लेकिन आरव को वहां देखकर उसका चेहरा ही सफेद हो गया था। आरव ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। क्यों? तुमने कभी सोचा नहीं था ना कि मैं यहाँ इस तरह तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा? उस जगह से वापस आना मतलब नर्क से वापस आना। ये तुमने कैसे किया? आरव ने एक लंबी सांस ली। ये कहानी तो वैसे बहुत लंबी है। क्या तुम सच में से सुनना चाहोगे? तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आरव ने एक हाथ से विहान की कॉलर पकड़ी और दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर गन तान दी और चलने का इशारा किया। तभी गोली चलने की आवाज आई। आरव को लगा कि गार्ड्स को उसका खेल समझ में आ गया।
और जब उन्हें बाहर कुछ मिला नहीं तो वो वापस आ गए होंगे। आरव ने डोर लॉक कर दिया था। उस डोर को ओपन करने के लिए गार्ड्स ने गोली चलाई थी। ये आवाज सुनकर आरव के चेहरे पर टेंशन थी और विहान के चेहरे पर इगोइस्टिक स्माइल। मुझे लगता है आरव खेल फिर से पलट चुका है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। मेरे गार्ड्स तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। यार विहान, तुम मजाक बहुत अच्छा करते हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं भागने की कोशिश करने वाला हूँ? ये सुनते ही विहान थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आरव ने गन विहान की सिर पर पॉइंट कर दी। जब तक तुम मेरे कब्जे में हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलकर आरव ने विहान को आगे चलने के लिए फोर्स किया और खुद उसके पीछे छिप गया था। जैसे ही ये दोनों बेडरूम के बाहर निकले तब तक नीचे से गार्ड्स भी सीढ़ियां चढ़कर विहान के रूम तक आ चुके थे। गार्ड्स ने विहान को आरव के कब्जे में देखा तो उन लोगों ने तुरंत ही आरव की तरफ गन पॉइंट कर दी। आरव ने अपनी गन से विहान पर थोड़ा प्रेशर डाला और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा। कोई भी करीब नहीं आएगा, नहीं तो इसको मार डालूंगा। विहान ने जैसे ही खुद पर गन का प्रेशर फील किया वो समझ गया कि आरव अपनी जान बचाने के लिए सच में उसे मार भी सकता है। कोई भी गोली नहीं चलाएगा, जैसा ये बोल रहा है वैसा करो, जल्दी। सारे गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और विहान को खतरे में देखकर तुरंत ही सबने अपनी गन नीचे रख दी थी। देखो, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। इस तरह तुम बच नहीं सकते आरव। हम बैठकर बात कर सकते हैं, ठीक है? तो बताओ क्या बात करनी है। देखो, हाँ, हम एक डील करते हैं। तुम अगर मुझे जाने दो तो मैं तुम्हारी माँ और वाइफ को जाने दूंगा। सिंपल सी डील है, मेरी जान के बदले उनकी जान, और मैं ये भी मान लूंगा कि तुम जीते मैं हारा। आरव को एकदम से हंसी आ गई। जब खुद की जान पर आई तो कितनी आसानी से तुमने डील कर ली, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम मेरे कब्जे में हो और मैं जो कहूंगा तुम वो करोगे। पहले अपने गार्ड से कहो कि सारे लोग जमीन पर नी डाउन हो जाए। आरव, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? ये मत भूलो तुम्हारी वाइफ और माँ अभी भी मेरे कब्जे में है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया ना तो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी वाइफ के पेट में पल रहे बच्चे को भेड़ियों को खिला दूंगा। ये सुनते ही आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके दिल में एक पल के लिए ख्याल आया कि अभी विहान को खत्म कर दे। विहान, भूलो मत, तुम्हारा कोई भी गलत कदम तुम्हें सीधे मौत के दरवाजे के पास लाकर खड़ा कर देगा। गुस्से में आरव ने विहान के एक पैर में गोली मार दी। विहान कुछ पल के लिए शॉक्ड हो गया था। उसे समझने में कुछ देर लग गई कि आरव ने सच में उसके पैरों पर गोलियां चला दी थी। आरव, ये क्या किया तुमने? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। विहान को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सारा फार्म हाउस बॉम्ब से उड़वा दे, लेकिन अभी सिर्फ दांत पीस कर रह गया। अगर तुमने मेरे परिवार के बारे में फिर कुछ बोला तो तुम्हारा दूसरा पैर भी किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, और मैं वादा करता हूँ कोई भी तुम्हारी माँ और वाइफ को हाथ तक नहीं लगाएगा। मैं तो अभी उन्हें छोड़ने के लिए बोल देता हूँ। अब तो इसे यहीं खत्म कर दो। आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, जैसे अब सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल में था। कि तभी विहान ने उसके लेफ्ट हैंड को जोर से दबाया जिसमें उसे चोट थी। विहान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके हाथ को दबाया। आरव को इतना भयानक दर्द हुआ कि उसने तुरंत ही विहान को खुद से दूर कर दिया। विहान ने मौके का फायदा उठाया और आरव को जोर का धक्का देकर भागने ही वाला था। फिर उसने अपने गार्ड्स की तरफ गुस्से से देखकर चिल्लाया, जल्दी से अपनी गन उठाओ बेवकूफों। पैर में गोली लगने के कारण विहान भाग नहीं पा रहा था, ना ही ढंग से खड़ा हो पा रहा था। उसके एक गार्ड ने मौके को देखकर अपनी गन उठाई और आरव पर गोली चला दी। आरव तुरंत ही विहान के पीछे छिप गया और बैलेंस बिगड़ने के कारण विहान उसके ऊपर गिर गया। शिट यार, ये नहीं होना चाहिए था। उस गार्ड ने आरव को मारने की जगह विहान को गोली मार दी थी और गोली सीधे विहान की आंखों से होकर उसके दिमाग में जा लगी थी, जिससे विहान तुरंत ही मर गया। अब गार्ड को धमकाने के लिए आरव के पास कुछ भी नहीं था। सारे गार्ड्स की नजर आरव पर ही थी। वो उठा और किसी तरह विहान की बॉडी को उठाकर धीरे धीरे बेडरूम के विंडो के पास गया और विहान को नीचे फेंक दिया। कांग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने अपने ही बॉस को मार दिया। जिस गार्ड ने विहान पर गोली चलाई थी वहां खड़े सारे गार्ड्स उस पर गुस्सा होने लगे थे। तुम बेवकूफ हो क्या? किसने कहा था गोली चलाने के लिए? उस गार्ड को अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा था। उसकी आवाज बिल्कुल सहम गई थी। मैं तो बस विहान सर के पीछे वाले इंसान पर गोली चला रहा था। सीनियर गार्ड एक कदम आगे बढ़ा। अब बकवास बंद करो और उस आदमी को मार डालो। सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। जब तक ये सब हो रहा था, इसी बीच आरव ने स्मोक बॉम्ब निकाला और गार्ड्स के पास फेंक दिया था। वही एक बॉम्ब था जिससे सारी सिचुएशन उसके हाथ में वापस आ सकती थी। उस स्मोक में किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। देखो, लड़ाई झगड़ा करके आज तक किसी को भी कुछ नहीं मिला है, लेकिन अगर हम बातें करें तो कुछ हो सकता है। तुमने हमारे 4 साथियों को मार डाला
और अब कह रहे हो कि बात करके सब सॉल्व हो सकता है। अगर तुम्हारे साथी मेरी बात मान लेते तो वो बच जाते। मैंने जो कुछ किया अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किया, इसमें मेरी क्या गलती थी? वैसे भी तुम लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो। उसकी बात सुनकर सारे गार्ड्स कुछ देर के लिए शांत हो गए। आरव ये जानता था कि अगर उसने गार्ड से बिना लड़ाई के सबको अपनी तरफ कर लिया तो आधी जंग वो अभी जीत जाएगा। देखो, अब विहान मर चुका है। वो तुम लोगों को पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम लोगों को पैसे दे सकता हूँ, वो भी 3 गुना। लेकिन तुम्हें मेरा सपोर्ट करना होगा। और बस इतना ही नहीं, तुम लोगों के जितने साथी मरे हैं, मैं उनके परिवार के लिए पेंशन का इंतजाम भी कर सकता हूँ। गार्ड्स को ये पैसे कमाने का अच्छा तरीका दिख रहा था। वो अब बड़े ध्यान से आरव की बातें सुन रहे थे। अगर तुमने मुझे मार दिया तो ना ही पैसे मिलेंगे और ना ही कोई फायदा होगा। आरव की बात खत्म होने के बाद वहाँ काफी देर तक चुप्पी थी। फिर सीनियर गार्ड ने हिम्मत की। ठीक है, हमें कुछ टाइम चाहिए। पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कोई जवाब देंगे। सारे गार्ड वहाँ से उठकर टेरेस पर चले गए। वहाँ बस 2 गार्ड्स खड़े थे जो आरव पर नजर रखे हुए थे। सारे गार्ड्स टेरेस पर चुपचाप खड़े थे। मुझे लगता है हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी बॉस तो अब मर चुके हैं। आधे पैसे तो हमें मिल ही चुके थे, लेकिन आधे पैसे अब कौन देगा ये हम लोग नहीं जानते। उसने वादा किया है कि वो 3 गुना पैसा देगा, तो हमारे 1 करोड़ के वो हमें 3 करोड़ रुपए देगा। तभी एक गार्ड ने अपना दिमाग चलाते हुए आरव पर ही हमला करने का आइडिया बना लिया। मैं क्या कहता हूँ, उसकी वाइफ और माँ हमारे कब्जे में है, तो क्यों ना उसे फिर से किडनैप कर लें और ज्यादा पैसों की मांग करें। ये आइडिया सुनकर सारे गार्ड्स उसे गुस्से से देखने लगे। तभी सीनियर गार्ड ने हल्की स्माइल करते हुए उसके पास आया। तुम्हारा चेहरा देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि तुम इतना अच्छा सोच भी सकते हो। मुझे तो इसका आइडिया सही लग रहा है। अगर हम एक बार में पूरा पैसा कमा ले तो इस काम के बाद हमें कोई दूसरा काम करना ही नहीं पड़ेगा। गार्ड्स ने आरव को डबल क्रॉस करने का प्लान बना लिया था, जिससे आरव बिल्कुल अनजान था।